व्हाट आर द यूजेज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आपको पता है जो कार्बन है उसके बहुत सारे एलोट्रोप ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरीन्स है, ये सब बेटा कार्बन की एलोट्रोप है। ठीक है, ये सब कार्बन के एलोट्रोप है। इसका मतलब डायमंड के स्पेसिफिक यूज है, कटिंग में काम आता है, ड्रिलिंग ऑफ रॉक्स में काम आता है, कटिंग में काम आया, ड्रिलिंग में काम आया। ठीक है, ज्वेलरीज बनाने में काम आता है। तो ये सब इनके यूज ही है। ग्रेफाइट आपको पता है लीड ऑफ पेंसिल्स बनाने में काम आता है। और सारे इलेक्ट्रोड किसके बनते हैं, ग्रेफाइट के बनते हैं। प्लस में जो कार्बन आपका होता है वो कोल की फॉर्म में मिलता है, कोयला जो होता है बेटा, है ना, कोल आपका हो गया। तो ये सब क्या है, इनके बहुत सारे यूज है। कोल को हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका यही आंसर होगा, दीज आर द यूज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें आप और भी कोई यूज जो आपको सही लगे लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़ो, व्हाई आर एल्केन कॉल्ड पैराफिन। हाँ ये इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आपका, Then because they have a little affinity towards a general reagent. In other words, alkynes are inert substance. They undergo reactions, undergo drastic conditions. वेरी गुड बेटा, बिल्कुल ठीक बता रहे हो। तो देखिए जो एल्केन है उसको हम पैराफिन क्यों बोलते हैं। आप लोग ना आंसर दिया करो क्वेश्चन के, अगर आप लोगों को आते हैं तो। ठीक है, एल्केन को हम पैराफिन क्यों बोलते हैं, और मैं बता दूं आपको, एल्कीन को ओलिफिन बोलते हैं। मे भी एग्जाम में ये आ जाए। एल्केन को तो कहते हैं पैराफिन और एल्कीन को क्या कहते हैं, ओलिफिन्स। तो एल्कीन को ओलिफिन्स क्यों कहा जाता है और एल्केन को पैराफिन क्यों कहा जाता है। एल्केन आर कॉल्ड पैराफिन बेटा, लैटिन वर्ड में इसका मतलब होता है लिटिल एफिनिटी। लिटिल एफिनिटी कि जो एल्केन होती है ना, इनकी पैराफिन की तरह बहुत ही कम रिएक्टिविटी होती है फॉर द डिफरेंट रिएजेंट। दे हैव वेरी लेस एफिनिटी या लेस रिएक्टिविटी फॉर द डिफरेंट रिएजेंट। इसीलिए हम एल्केन को क्या बोलते हैं, पैराफिन्स बोलते हैं। ठीक है, एल्केन को हम क्या कहते हैं, पैराफिन। और एल्कीन को क्या बोलते हैं, ओलिफिन बोलते हैं। एल्कीन इज कॉल्ड ओलिफिन, ये भी आप ध्यान रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, draw the Lewis-Strauss structure to explain the polar covalent nature of CO2। यहाँ पर बेटा एक वर्ड अलग आया है, पोलर कोवलेंट नेचर। ठीक है, तो देखो पोलर का मीनिंग मैं आपको समझाऊंगी। आज बेटा क्लास में कौन कौन नहीं आया, तो अब देखिए बेटा थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, लेवी-स्ट्रोथ स्ट्रक्चर ऑफ CO2 कैसा होगा, देखिए ध्यान से। CO2 कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो 2 और 4, तो कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। ओ का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8। मैं डिवाइड करती हूँ तो 2 और 6। ओ के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाने हैं। तो ये सी इस ओ से कोवलेंट बॉन्डिंग करेगा और ये सी इस ओ से कोवलेंट बॉन्डिंग करेगा। अब आप देखो ओ के यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ओ के भी हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। और सी के 8 इलेक्ट्रॉन हुए, बिल्कुल हो गए बेटा। शेयरिंग के बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये CO2 का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें कोवलेंट बॉन्ड बने, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है ना। एक और वर्ड है पोलर। पोलर का मतलब ये है बेटा कि कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ऑक्सीजन एटम पे चार्ज यहाँ पे आएगा स्लाइट नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फिर कार्बन पे चार्ज स्लाइट क्या आएगा, पॉजिटिव। ऐसे इस O पर भी क्या है, स्लाइट नेगेटिव। तो इस C पर भी क्या आ गया, स्लाइट पॉजिटिव। तो यहाँ अलग अलग चार्ज आ गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। अलग अलग पोल यहाँ बन गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इस चीज को हम बोलते हैं पोलर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, why are hydrocarbon distinguished as। मैं दोबारा बता दो। देखो बेटा समझो ध्यान से,
बेटा स्ट्रक्चर बताऊं कि पोलैरिटी बताऊं? पोलैरिटी। पोलैरिटी। कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ऑक्सीजन की टेंडेंसी ज्यादा है अपने साइड इलेक्ट्रॉन को खींचने की। ऑक्सीजन की ताकत ज्यादा है, ये अपने साइड इलेक्ट्रॉन को खींच लेती है, तो ऑक्सीजन एटम पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाती है, तो ओ एटम पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज आ गया। अब अगर ओ पे नेगेटिव है तो फिर सी पे चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ चार्ज का सेपरेशन हो गया, एक पे स्लाइड पॉजिटिव, एक पे स्लाइड नेगेटिव, तो दो अलग अलग पोल यहाँ पे आ गए, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसी को हम बोलते हैं पोलर। इसी को हम क्या बोलते हैं? पोलर बोलते हैं। ठीक है, समझ गए बेटा? यस। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाई आर हाइड्रोकार्बन डिस्टिंग्विश एज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो इसमें आप क्या करेंगे, देखिए आपको पता है सैचुरेटेड में कौन आते हैं? सिर्फ एल्केन। और अनसैचुरेटेड में कौन आते हैं? एल्कीन एंड एल्काइन। ये तो आपको पता ही है। सैचुरेटेड में आते हैं एल्केन और अनसैचुरेटेड में कौन आता है? एल्कीन आएगा और एल्काइन आएगा। तो अब आपको इनकी प्रॉपर्टीज का भी पता होगा। एल्केन और एल्कीन को डिफरेंस करने के लिए क्या यूज करते हैं? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। हम क्या यूज करते हैं? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। इस बार सीबीएसई के सिलेबस से टेस्ट वगैरह हटके पर सीख लो। फिर भी आप जो आपका एल्केन है ना, ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता। डू नॉट गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट। बट जो आपके एल्कीन और एल्काइन है ना, दे गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट। बेटा ब्रोमीन वाटर है ना, येलोइश रेडिश कलर का होता है, सॉरी रेडिश ब्राउन कलर का होता है। अगर आप ब्रोमीन वाटर को एल्केन में डालते हो ना, तो उसका रेडिश ब्राउन कलर एज इट इज पड़ा रहता है। लेकिन अगर आप उसे किस में डाल देते हो? एल्कीन या एल्काइन में, तो उसका रेडिश ब्राउन कलर क्या है? सारा गायब हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका केमिकल टेस्ट हुआ बेटा। ओके, कर लोगे? यस मैम। तो इसीलिए हमें डिस्टिंक्शन करना पड़ता है। मेरे पास भवदीप का नंबर सेव नहीं है शायद, मैं उसे फोन करती तो। तो भी अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद। भी आप में से किसी के पास है भवदीप का नंबर, तो करो ना उसके पास फोन। मुझे तो निखिल सिवाच भी क्लास में नहीं दिखना है। निखिल तो है, ठीक है, भवदीप नहीं है। बस भवदीप के पास फोन करो एक बार। चलिए आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट द साइड इफेक्ट ऑफ कंजप्शन ऑफ एल्कोहल। बेटा मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तो मैं क्या करवाऊं, साइड इफेक्ट क्या क्या अल्कोहल की कंजप्शन के? लीवर खराब हो जाता है, इम्यूनिटी वीक होती चली जाती है, ठीक है। इससे बेटा कभी कभार एक्सेस में लेने पर ब्लाइंडनेस भी आ जाती है, डेथ हो जाती है। तो साइड इफेक्ट आप खुद लिख देना। अगला क्वेश्चन, हाउ डू यू कन्वर्ट एल्कोहल टू रेस्पेक्टिव एल्कीन। आपको एल्कोहल को एल्कीन बनाना है, डिहाइड्रेशन से बनेगा। सब बच्चे ध्यान से देखो, मेरे को एल्कोहल लेनी है। मान लो मैंने ये ले लिया CH3 CH2OH ले लिया। ये कौन सी अल्कोहल है? 2 कार्बन की अल्कोहल है, इथेनॉल। ये इथेनॉल है और इसकी रिएक्शन मैं कर दूं, मैं एरो पे लिख दूं कंसंट्रेटेड H2SO4, concentrated H2SO4 at 443 Kelvin, at 443 Kelvin। तो क्या होगा बेटा, जिस कार्बन पे OH है उसका तो OH निकल जाएगा और उससे नेक्स्ट कार्बन की H निकल जाएगी। तो ये नेक्स्ट कार्बन पे 3 H है ना, कोई भी एक H हटा दो, तो यहाँ से तो H और यहाँ से OH, साइड में क्या चला गया? H2O। साइड में क्या चला गया? H2O। अब क्या बचा बेटा, वो आप देखो, ये C, इस C पर 2H है और इस C के पास भी 2H है, तो
तो ये आपका बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में क्या निकल गया H2O, इथीन बन गया। क्या बन गया? इथीन। और हमें यही तो करना था, हमें अल्कोहल से क्या प्रिपेयर करना था? एल्कोहल, एल्कीन। तो ये हमारा अल्कोहल से प्रिपेयर हो गया एल्कीन। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? यस मैम। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्या है? जल्दी करें, शाबाश। ये रब कर दूं? यस मैम। एक बार अरविंद के पास फोन कर लो मैं। An ester, any class of organic compound that react with water to produce alcohol and organic or inorganic acids. एस्टर जो है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसकी बहुत ही प्लीजेंट स्मेल होती है। इसकी स्मेल क्या है? बहुत ही प्लीजेंट होती है, या आप ये कह सकते हो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड ये होता है। इट इज ए स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? RCOOR। और एस्टर बनता कैसे है? जब एसिड और अल्कोहल आपस में जुड़ते हैं तो उससे बनता है एस्टर प्लस वाटर। इतना तो सफिशिएंट है। जब एसिड और अल्कोहल आपस में जुड़ते हैं तो इन दोनों से आपका बनता है एसिड प्लस वाटर। चलो अगला क्वेश्चन करो। नेम द रिएक्शन यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। सिर्फ नेम बताना, ओनली नेम। सैपोनिफिकेशन। सिर्फ नेम क्या होगा बेटा? सैपोनिफिकेशन होगा। बस नाम ही तो पूछा इसने। तो साबुन को बनाने की प्रोसेस क्या होती है? सैपोनिफिकेशन। वो समझ में आ रहे हैं? यस नो में जवाब दो। यस मैम। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर देना आप लोग। Why does carbon have a high tendency to show catenation? कार्बन ही कैटिनेशन क्यों शो करता है? What is catenation? सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम। तो कार्बन के एटम की बहुत ही हाई टेंडेंसी क्यों होती है टू शो कैटिनेशन? क्योंकि जो कार्बन है इसमें टेंडेंसी होती है बाकी कार्बन एटम के साथ जुड़ने की, सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से और ट्रिपल बॉन्ड से। और ऐसा ये क्यों करता है? अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। और ऐसा ये क्यों करता है? टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। दैट्स व्हाई कार्बन शो कैटिनेशन। अगला क्वेश्चन करो। राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ 3-chlorohexanol। बड़ा आसान है। 3-chlorohexanol। हेक्सेनोल बना लो पहले। हेक्सेन में कितने कार्बन होते हैं? 6। लक्ष्य बोल बेटा। C6H13Cl। ठीक है, 1 पे OH लगा दिया। तुम चाहो तो इसको 1 मान लो, आपकी मर्जी है। मैंने तो ये कर दिया 1 2 3 4 5 6। 3 पे क्या लगाना है? क्लोरो, तो Cl लगा दिया। हो गया बस। अब बाकी जगह H लगा दो वैलेंसी के हिसाब से। आपको पता है हमेशा ही कार्बन के 4 बॉन्ड बनने चाहिए। इसका एक ही बना है, यहाँ 3 H आएंगी, यहाँ 2 H, यहाँ भी 2 H, यहाँ 1 H, यहाँ 2 H और यहाँ 2 H। तो ऐसे आप वैलेंसी इसको पूरा कर दिया करो। 4-4 बॉन्ड सबके होने चाहिए कार्बन में। अगला क्वेश्चन, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कंपाउंड ये दिख रहा है मुझे, तो ये ही कंपाउंड है। एक बार आप देखो बेटा, यहाँ भी तो C है ना, और इस C के 2 बॉन्ड तो वैसे ही बन गए। तो ये CH2 है। क्या है ये? CH2। तो टोटल ये क्या हो गया? C2H5। टोटल गिनो, सॉरी बेटा, हाँ टोटल गिनो। एक C यहाँ है, एक C यहाँ है, C2 हो गया। और H कितने हैं? 3O2 C2H5 को हम इथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथाइल। तो नंबरिंग यहीं से शुरू होगी। कार्बन 1 2, तुम्हारी मर्जी है, यहाँ करो, कोई फर्क नहीं है। 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या होगा? कार्बन 1 पे क्या है? इथाइल। क्लोज स्ट्रक्चर है तो साइक्लो।
कार्बन से हो गया पेंटेन, तो इसका नाम क्या बन गया? 1 इथाइल साइक्लोपेंटेन। आ गया समझ में? बोलो। यस मैम। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहे हैं व्हाई डज ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज डायमंड डज नॉट? पता है तुम्हें ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी होती है लेकिन डायमंड में नहीं होती, क्योंकि ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में हर एक कार्बन पे एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एट ईच कार्बन एटम। बेटा ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में हर एक कार्बन एटम पे एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, लेकिन डायमंड के स्ट्रक्चर में किसी भी कार्बन एटम पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट उसी केस में होगी जब इलेक्ट्रॉन हो फ्री, लेकिन डायमंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। दैट्स व्हाई डायमंड इज ए पुअर कंडक्टर बट ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर करवाऊं क्या इसके? स्ट्रक्चर बेटा रहने दो। आपको पता है डायमंड का स्ट्रक्चर केज लाइक होता है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो है आपका वो हेक्सागोन शेप का होता है। बुक में दे रखे हैं दोनों स्ट्रक्चर, पहले वीडियो पढ़ी हुई है स्ट्रक्चर की। तो अगला, नेम द पॉलीमर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग एल्कीन। नेम द पॉलीमर। एल्कीन से सबसे बढ़िया पॉलीमर बनता है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। गवर्नमेंट ने बहुत बार बैन कर लिया, वाटर पोल्यूशन का मेन कोज है, गाय वगैरह भी लेती है। हाँ क्या हिंट दे दिया मैंने? एल्कीन से बनने वाला पॉलीमर पॉलीथीन। क्या है बेटा बोलो? पॉलीइथीन। पॉलीथीन सबने देखा है, कितनी बार बैन हो चुका, लेकिन धड़ल्ले से आज भी बिक रहा है। आज भी मार्केट में सारा सामान पॉलीथीन में पैक होके आता है। पॉलीइथीन। तो इथीन एक एल्कीन है। मैं बता दूं ये बनता कैसे है। ये होता है इथीन, ये क्या है? इथीन। मैंने इसके एन मोल ले लिए और मैंने इसको जोड़ के लिख दिया। बेटा देखो मैंने क्या करा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2N, ये इथीन से बन गया पॉलीथीन। आपको पता है इन दोनों में क्या फर्क है? इसका मतलब क्या है? मैंने ये डैश डैश करके क्यों छोड़ दिए बेटा? इसका मतलब क्या है बताओगे? इस डैश डैश का मतलब क्या है आगे? इसका मतलब है यूं ही आगे बहुत सारी क्या जुड़ती जा रही है? CH2 जुड़ती जा रही है। तो एल्कीन से बनने वाला सबसे कॉमन पॉलीमर कौन सा होता है? पॉलीथीन होता है। ठीक है, कर लोगे? अगला करो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन द करेक्ट सीक्वेंस। ऑप्शन नंबर सी, एल्काइन, एल्कीन और एल्केन। एल्काइन, एल्कीन और एल्कीन। अगला है कार्बन फॉर्म ए साइक्लिक कंपाउंड नोन एज। ये तुम बताओ बेटा। बेंजीन। बेंजीन बिल्कुल ठीक है, बाकी सब ओपन चेन के, एक बेंजीन ही साइक्लिक है। अगला करो, एक्सप्लेन कोवलेंट बॉन्डिंग एंड पोलर कोवलेंट बॉन्ड विद एन एग्जांपल। बेटा पीछे मैंने करवाया, अभी आपको CO2 का एग्जांपल बोलो, यस नो में जवाब दिया करो। पीछे अभी मैंने आपको CO2 का, गर्ल्स बॉयज सब जवाब दो। यस मैम। तो CO2 के स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड था? CO2 के स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड था? कोवलेंट। कोवलेंट बॉन्ड था ना। और बेटा साथ में आपको ध्यान होगा मैंने पोलैरिटी भी करवाई थी। C पे स्लाइट नेगेटिव, सॉरी स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, O पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज। तो जो CO2 वाला क्वेश्चन था ना वो सेम आप इसमें कर देना, सेम वही है। ठीक है, कर लोगे? चलो अगले क्वेश्चन का आंसर दो। Why do carbon compounds have low melting and boiling point? कार्बन कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है? बताएंगे? Covalent compounds have weak force and of attraction between the binding molecules, thus less energy is required to break the force of bonding. Therefore, covalent compounds have low melting point and boiling point.
बेटा अलीशा नेट से देख के बोलती है क्या? मुझे तो ये एज इट इज गूगल का आंसर लगता है। हाँ बेटा, मुझे नहीं लगता ये आपकी लैंग्वेज है। चलो बड़ा अच्छा, वेरी गुड, आपने आंसर दिया बेटा। तो बिल्कुल ठीक इसने कहा है, कोवलेंट बॉन्ड जिसमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वीक बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान होता है। तो ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, बहुत जल्दी बॉइल हो जाता है। जहां स्ट्रॉन्ग हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आए वहां तो स्ट्रॉन्ग फोर्स लिखाना, और जहां पर लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वहां वीक फोर्स कर देना। ठीक है, कर लोगे भाई? बताओ भाई, जवाब नहीं आ रहा मेरे पास आज। Yes, ma'am. ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन करो। तो व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप है जो किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ के उसकी पहचान को बदल देता है। जैसे मान लो मैंने एल्केन में OL जोड़ दिया तो वो अल्कोहल बन गया। अब एल्केन की प्रॉपर्टी कुछ और थी और अल्कोहल की प्रॉपर्टी कुछ और ही होगी। तो फंक्शन ग्रुप वो ग्रुप होता है जो किसी भी एटम के साथ या हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ के उसकी पहचान को बदल देता है, उसको एक नई पहचान दे देता है। ठीक है, बुक से डेफिनेशन याद कर लेना। ड्रा द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ 2 मिथाइल हेक्सेन 2-ene। बेटा ये क्वेश्चन ही 2 मिथाइल हेक्सेन 2-ene, ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। हेक्सेन 2-ene नहीं होता, हेक्स 2-ene आएगा। इसमें एन को आप कट कर लें। इस क्वेश्चन में बेटा मिस्टेक है, ये 2 मिथाइल हेक्स 2-ene आएगा, हेक्सेन 2-ene गलत है। और इसका स्ट्रक्चर बड़ा आसान है, 6 कार्बन है, हेक्स 2 पे इन है। 2 का मतलब कार्बन 2 और 3 के बीच में इन है। मैंने यहां से नंबरिंग करी 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे क्या है? इन, मतलब 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है। साथ में कार्बन 2 पे मिथाइल भी है। मिथाइल क्या होता है? CH3। बाकी आप सबकी वैलेंसी पूरी कर तो यहाँ 3 जाएंगी, यहाँ 1 भी नहीं आएंगे, यहाँ 1 आएगी, यहाँ 2 आएगी, यहाँ 2 आएगी और यहाँ 3 आएगी। हो गया? ठीक है, कर लोगे ये? बताओ भाई। Yes, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तो अगला क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। मैंने आपको करवा रखा है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, जहां पर माइसिल की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? माइसिल्स की। ये टॉपिक है सोप्स एंड डिटर्जेंट में। ठीक है, तो माइसिल की वीडियो मैंने आपको भेज रखी है और मैंने कल सारी वीडियो प्लेलिस्ट में डाल भी दी है, तो ढूंढ लेना, पढ़ लेना एक बार। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। ये भी मैंने कुछ दिन पहले करवाया था आपको। एल्केन का ऑक्सीडेशन करोगे, पार्शियल ऑक्सीडेशन में CO बनेगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन में CO2 बनेगा। मतलब ये क्वेश्चन बुक में आपको एज इट इज मिल जाएगा। जो बुक में एज इट इज मिलेगा ना, उसको मैं नहीं करवा रही, अपने आप कर लेना। ठीक है भाई। इसके अलावा परमजीत का एक क्वेश्चन और आया था, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो बेटा बता देती हूँ मैं आपको, दोनों करवाती हूँ, फर्स्ट लॉ भी और सेकंड लॉ भी थर्मोडायनामिक्स का। ये आपके सिलेबस में नहीं है बट सीख लो, कोई बात नहीं। बच्चे ने पूछा, मैं बता देती हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, energy can neither be created Nor be destroyed. nor be destroyed। इसको पूरा करो, सेंटेंस पूरा करो। आगे क्या आएगा बोलो? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आगे क्या आएगा आप लोग बोलिए? During any physical or chemical process. एनर्जी सिर्फ चेंज होती है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ओनली इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये तो फर्स्ट लॉ है। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है, बेटा मैं डेली बस ये Q&A सेशन ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन डेली होगा। जिस बच्चे के भी डाउट होते हैं मेरे पास क्लास शुरू होने से पहले भेज दिया करो, ताकि मैं आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कर सकूं। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पेपर आपको पता है इस बार स्कूल में ही होंगे। आप लोगों ने देखा आपका 1 वीक टेस्ट पोस्टपोन कर दिया, इसकी वजह क्या है? ताकि इस बार वाले टेस्ट फेयर हो, बच्चों का स्कूल में ही टेस्ट हो।
तो इस बार आपका एनटीएससी भी और यूटी भी स्कूल में होगा अगले मंडे से, तो तैयारी कर लो, चीटिंग मीटिंग तो होगी नहीं इस बार। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो सेकंड लॉ क्या कहता है, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज continuously increasing. एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस, जो सिस्टम है ना उसकी रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। ठीक है, ये आपका होता है बेटा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब बताओ भी किसी बच्चे का और कोई डाउट है? बोलिए। मैम ओमवीर सर ने तो जो सर ने भेजा था तो 22 दे रखी है। बेटा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। किसी और बेटा इसका मतलब ये कह रहे हो कल आपका एनटीएससी है और परसों से आप उसके बाद यूटी। हाँ ओके ठीक है बेटा। अच्छा व्हाट्सएप पे कोई क्वेश्चन भेजा है किसी बच्चे ने, है ना? और मैंने अपना फोन रीस्टार्ट कर दिया। चलो एक बार मैं देखती हूँ बेटा, 1 मिनट रुक जाओ। किसी बच्चे ने डाउट भेजा है मेरे पास। अच्छा कल आपका एनटीएससी है, ठीक है बेटा। ये तो बेटा आपने वो भेजा मेरे पास, सारा टाइम टेबल स्केड्यूल भेजा है, ठीक है बेटा। और किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बताओ मुझे। अच्छा कल मैंने रिजल्ट देखा, इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट है